फिल्म शुरू होती है तूफानी रात के बीच, जब एक छोटी लड़की जिसका नाम है कैरी एन, जो पागल मरीज जैसी लग रही होती है, अपने माँ बाप के कमरे की तरफ चलना शुरू करती है। आवाजों की वजह से उसकी माँ की आंख खुल जाती है और जब वो अपनी बेटी को देखने आती है तो कैरी बेरहमी से उसे हथौड़े से कई बार मारकर मार डालती है। उसका बाप जैकबसन ये आवाज सुन लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, कैरी एन भागकर उसे भी मार डालती है। दोनों को खत्म करने के बाद वो घर से भाग जाती है और कभी वापस नहीं आती। 4 साल बाद एक नया परिवार वुडसायर में शिफ्ट होता है। एलिसा और उसकी माँ सारा एक नया जीवन शुरू कर रही होती है, एक बहुत बड़े घर में, जो बिल्कुल उस बदनाम जैकबसन के घर के बगल में होता है और जिसे वो अपनी खिड़की से साफ देख सकती हैं। जैकबसन का घर रियल एस्टेट की कीमतें गिरा चुका होता है। इसी वजह से सारा और उसकी बेटी इतने खूबसूरत घर का किराया अफोर्ड कर पाती हैं। शाम को जिज्ञासा से भरी एलिसा उस घर को देखने चली जाती है, लेकिन जंगल से आती अजीब आवाजें सुनकर उसे अपना इरादा बदलना पड़ता है। डिनर के दौरान पता चलता है कि भले ही सारा अपने शौहर से अलग हो चुकी है, लेकिन एलिसा को अब भी अपने पिता की कमी महसूस होती है। उस रात सारा बाहर से आती अजीब आवाजों से जाग जाती है और हैरानी से समझती है कि कोई अब भी उस छोड़े गए जैकबसन वाले घर में रह रहा है। अगले दिन जब वो अपने पड़ोसियों से मिलती हैं, तो सारा और एलिसा को पता चलता है कि जैकबसन का बेटा रयान अब भी उसी बदनाम घर में रहता है, लेकिन वो अपने आप में ही रहता है। यहीं एलिसा की मुलाकात होती है टाइलर से, जो उसी स्कूल का लड़का है जहां एलिसा पढ़ेगी, और वो एक फैमिन रिलीफ प्रोग्राम का आयोजक भी है। हमें पता चलता है कि शहर ने भी उस घर को खरीदने की कोशिश की थी, क्योंकि उस घर की वजह से आसपास की प्रॉपर्टी की कीमतें गिर रही थीं, लेकिन रयान किसी भी कीमत पर उसे बेचने को तैयार नहीं है। असल में जब वो खौफनाक हादसा हुआ था, रयान अपनी आंटी के घर स्टेट के बाहर था और बिल्कुल सुरक्षित था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। सालों से ये अफवाहें उड़ रही हैं कि उस त्रासदी के बाद रयान की बहन कैरी एन डैम में डूब गई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। टाइलर बताता है कि कुछ लोगों ने कैरी एन को जंगल में देखा है, लेकिन बाकी लोग इसे बकवास समझते हैं। उस शाम जब सारा और एलिसा घर वापस लौटते हैं, तो एलिसा को फिर से जंगल से आवाजें आती हैं और पेड़ों के बीच एक परछाई दिखाई देती है। अगले दिन वुडसायर हाई स्कूल में टाइलर एलिसा को फैमिन ग्रुप पार्टी पर बुलाता है, लेकिन एलिसा मना कर देती है, कहती है कि उसके प्लान्स पहले से माँ के साथ बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी माँ को नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी, एलिसा टाइलर के साथ जाने का फैसला करती है। पार्टी के दौरान टाइलर एलिसा से बदतमीजी करने लगता है, जिससे गुस्से में एलिसा तुरंत पार्टी छोड़ देती है। सड़क अंधेरी और सुनसान होती है और दूर से गरजती हुई बिजली की आवाजें आती हैं। एलिसा घर की तरफ पैदल चलने लगती है, लेकिन तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। वो अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन माँ फोन नहीं उठाती। ड्राइवर निकलता है रयान, जो एलिसा को उसकी नई पड़ोसी के तौर पर पहचान लेता है और उसे घर छोड़ने की ऑफर देता है। रयान की पर्सनालिटी से डरी हुई एलिसा साफ मना कर देती है, कहती है कि वो अपनी माँ का इंतजार कर रही है। लेकिन जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है, जिससे मजबूर होकर उसे रयान के साथ जाना पड़ता है। रास्ते में जब एलिसा उससे पूछती है कि वो अब भी उसी घर में क्यों रहता है जहां उसके माँ बाप की मौत हुई थी, तो रयान बताता है कि जब वो 7 साल का था, उसके पिता ने उसे दूर भेज दिया था और अब वो घर ही उसकी फैमिली की आखिरी निशानी है। वो ये भी बताता है कि जैसे ही वो घर को ठीक कर लेगा, वो उसे बेच देगा और कहीं और चला जाएगा। घर पहुंचने के बाद एलिसा की माँ उसे डांट देती है कि उसने रयान के साथ क्यों आई और बताया क्यों नहीं। गुस्से में एलिसा उसे अनसुना कर देती है। दूसरी तरफ रयान अकेले खाना बनाता है और उसे बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ वो फर्श में बने छोटे दरवाजे को खोलता है और अपने राजा वाली जगह में चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो हॉलवे के आखिर में बने कमरे में पहुंचता है, अचानक उस पर हमला होता है एक जवान लड़की से, जो कैरी एन जैसी लग रही होती है। रयान उसे दवा का इंजेक्शन लगाता है और किसी तरह उसे दोबारा बेहोश कर देता है। वो समझ नहीं पाता कि जब वो उसकी इतनी देखभाल करता है, तो कैरी हमेशा भागने की कोशिश क्यों करती है। वो उसे समझाता है कि नई पड़ोसन को तंग मत करना। कमरे से बाहर निकलते वक्त वो चाबी हमेशा की तरह दरवाजे के ऊपर रख देता है। अगले दिन एलिसा स्कूल में टाइलर को देखकर उससे बचने की कोशिश करती है,
वहीं उसकी मुलाकात होती है अपनी नई दोस्त जिलियन से, जिससे वो पार्टी में मिली थी। जल्द ही जिलियन का भाई और उसका दोस्त आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि एलिसा अच्छी सिंगर है तो वो उसे अपनी बैंड में लेने की ऑफर देते हैं ताकि वो आने वाले टूर्नामेंट में परफॉर्म कर सके। इस बीच एलिसा की माँ सारा पुलिस ऑफिसर बिल से मिलती है और बताती है कि वो अपनी बेटी के साथ यहाँ नई शिफ्ट हुई है और जानना चाहती है कि रयान के बारे में कोई समस्या तो नहीं। बाकी सबके उलट बिल को रयान से कोई नफरत नहीं है, बल्कि वो उस अकेले इंसान के लिए हमदर्दी रखता है। वो ये भी बताता है कि उसे रयान से कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन लोग उसके बारे में बुरी बातें करना पसंद करते हैं। ये सुनकर सारा को सुकून मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो बस अफवाहों पर परेशान थी। इसी दौरान एलिसा पहली बार रयान के घर जाती है और उसे अपनी म्यूजिक की सीडी गिफ्ट करती है। वहाँ एलिसा देखती है कि पुराने शेल्टर में खाने का बड़ा स्टॉक रखा हुआ है और कैरी की बनाई हुई ड्राइंग्स के साथ एक वॉकी टॉकी भी, लेकिन वो इन्हें नजरअंदाज करती है और घर का बाकी हिस्सा देखने लगती है। वो रयान की फैमिली फोटो देखती है और कैरी एन की नीली आंखों पर तारीफ करती है। जब एलिसा कैरी के पुराने कमरे में जाती है तो उसे लगता है कि ये कमरे किसी छोटे बच्चे का है, जबकि कैरी एन उस वक्त 13 साल की थी। रयान उसे बताता है कि एक दिन जब वो झूले पर खेल रहे थे तो कैरी बहुत ऊंचा झूलने लगी और अचानक गिर गई। रयान अपने माँ बाप को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वो दोनों ड्रग्स लेते हुए बेबस बैठे रहते हैं। ये हादसा उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा देता है और जब वो होश में आई तो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अपने परिवार पर हमला करती और चीजें तोड़ती। एलिसा जल्द ही घर लौट आती है, लेकिन जब वो अपनी माँ को बताती है कि वो रयान के घर पर थी तो सारा चिंता में पड़ जाती है और उसे समझाती है कि इस टूटे हुए लड़के को ठीक करने की कोशिश छोड़ दे। उधर एलिसा के निकलने के बाद रयान कैरी एन के कमरे में जाता है, लेकिन दरवाजा लॉक करना भूल जाता है। इसका फायदा उठाकर जब कैरी एन जागती है तो वो रयान की सिक्योरिटी तोड़कर भागने की कोशिश करती है। उसे बाहर दौड़ता देख रयान भागकर उसे पकड़ने आता है, लेकिन कैरी एलिसा के घर की तरफ भाग रही है। अचानक एलिसा के दरवाजे पर तेज आवाज होती है, जिससे वो डर जाती है, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो जिलियन अचानक पीछे से आकर उसे डरा देती है। दोनों अंदर चले जाते हैं और उसी वक्त हम देखते हैं कि रयान किसी तरह कैरी को पकड़ चुका है। इससे पहले कि लोग देख पाते, अगले दिन सारा रयान को अपने घर डिनर पर बुलाती है, जिससे एलिसा उलझन में पड़ जाती है क्योंकि उसकी माँ पहले उसके खिलाफ थी। लेकिन डिनर टेबल पर सारा वाइन पीते पीते उससे कई अजीब सवाल पूछती है। जब वो डेजर्ट लाने के लिए कमरे से बाहर जाती है तो रयान एलिसा को शुक्रिया कहता है कि उसने ही पहली बार उसे कहीं बुलाया है। उस हादसे के बाद से तभी अचानक सारा दोनों को हिदायत देती है कि वो कभी अकेले ना रहे, चाहे रयान के घर हो या उनके घर। अगर सारा साथ ना हो, माँ अपनी बेटी को लेकर परेशान होती है क्योंकि एलिसा अब भी स्कूल की लड़की है, जबकि रयान कॉलेज बॉय है। रयान उस नियम का सम्मान करता है, लेकिन तुरंत वहां से चला जाता है, जिससे एलिसा अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती है। उसके रूखे बर्ताव की वजह से सारा फिर ऑफिसर बिल से मिलती है और उसे बताती है कि पिछली रात क्या हुआ। वो कहती है कि उसने सिर्फ एलिसा पर रोक लगाई क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी वही गलती दोहराए जो उसने अपनी जवानी में की थी। इसी बीच एलिसा अब भी अपनी माँ से नाराज रहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ अब भी उसे बच्चा समझती है। जल्द ही एलिसा की मुलाकात रयान से होती है और वो अपनी माँ की तरफ से उससे माफी मांगती है। जिलियन उसके साथ होती है तो एलिसा रयान से कहती है कि वो उन्हें घर छोड़ दे, लेकिन जिलियन रयान से डरी हुई लगती है। वो पहले जिलियन को उसके घर छोड़ते हैं और रयान एलिसा को उसकी माँ से किया वादा याद दिलाता है कि उन्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। लेकिन एलिसा अपनी माँ की बातों को सीरियसली नहीं लेती और रयान को बताती है कि उसने अपना मोबाइल घर के टेलीफोन से कनेक्ट कर दिया है। अब हर कॉल सीधे उसके मोबाइल पर आएगी। उसी वक्त उसकी माँ का फोन आता है। वो बताती है कि उसे फिर नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। उस शाम एलिसा और रयान उसके घर जाते हैं और सोफे पर बैठकर रोमांस करने लगते हैं। उनकी आवाजें बेबी मॉनिटर के जरिए कैरी एन तक पहुंच जाती हैं। लड़की बेसमेंट से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है और बाहर भागने लगती है। उसे चाकू उठाते देख
रयान अचानक एलिसा पर चिल्लाता है और उसे घर से निकल जाने को कहता है। फिर वो कैरी एन के पीछे दौड़ पड़ता है, जो अब जंगल में भाग रही होती है। कैरी एक कार में बैठे जोड़े तक पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन रयान उसे पकड़ लेता है। लड़की लगातार चिल्लाती रहती है, जिससे आसपास के लोग सुन सकते थे, इसलिए रयान उसे और मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन इस कोशिश में उसकी गर्दन टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। दिल से बेहद दुखी रयान उसकी लाश उठाकर कार में डालता है और कहीं ले जाता है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद रयान एक कैफे पहुंचता है, जहां एक स्टूडेंट वेट्रेस पेगी जोन्स उसे दिलासा देने की कोशिश करती है और उसे केक का स्लाइस देती है। बाद में रयान एलिसा को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है। कहता है कि उसे समझ नहीं आया कि पिछली रात क्या हो गया था और वो फिर से उससे मिलना चाहता है। एलिसा मौका पाकर उसे अपने स्कूल के बैटल ऑफ बैंड्स में बुलाती है, लेकिन जब रयान वहां पहुंचता है, बाकी लड़के, जिसमें टाइलर भी शामिल होता है, उससे अजीब और फ्रीक समझकर चिढ़ाने लगते हैं। रयान उन्हें इग्नोर कर देता है और एलिसा से मिलने जाता है, लेकिन तभी एक लड़का आकर बताता है कि टाइलर और उसके दोस्त उसकी कार तोड़ रहे हैं। रयान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। मजबूरी में रयान टाइलर का पैर पकड़कर तोड़ देता है, फिर उसे जमीन पर गिराकर टूटे हुए पैर पर जोर से पैर रखता है। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन रयान को वहां से भागना पड़ता है। उधर टाइलर और उसके दोस्त उसके घर को नुकसान पहुंचाने जाते हैं। ये देखकर एलिसा रयान की कार लेकर भागती है और उसके घर को बचाने पहुंचती है। लड़के घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिसा वक्त पर पहुंचकर आग को रोक देती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ का फोन आता है। वो बताती है कि टाइलर को हॉस्पिटल ले जाया गया है। एलिसा समझाती है कि रयान तो बस अपनी जान बचा रहा था 6 लड़कों से। सारा चाहती है कि उसकी बेटी घर आ जाए, लेकिन एलिसा गुस्से में कॉल काट देती है, कहते हुए कि वो अपने घर पर है। फोन काटने के बाद उसे कचरे में टैम्पॉन्स का डिब्बा और एक अजीब बॉक्स मिलता है। इसी बीच टाइलर के माँ बाप चाहते हैं कि रयान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ऑफिसर बिल उन्हें चुप करा देता है, कहते हुए कि पहले पूरी जांच होगी। सारा अपनी बेटी को लेकर परेशान होती है, लेकिन बिल उसे दिलासा देता है और रयान के घर की तरफ निकलता है। उधर एलिसा को बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो नीचे जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो तो वॉशिंग मशीन थी। जैसे ही वो जाने लगती है, वो कालीन के नीचे छुपा हुआ दरवाजा देख लेती है और अंदर जाने का फैसला करती है। वो हॉलवे के आखिर वाले कमरे में पहुंचती है, लेकिन तभी रयान भी वहां आ जाता है। वो लड़की को पकड़ लेता है और एलिसा को ऊपर जाने का हुक्म देता है। लड़की वही कैरी एन निकलती है, क्योंकि रयान उसे उसी नाम से बुलाता है। वो उसे दवा का इंजेक्शन देता है और बिस्तर पर बांध देता है। तभी हमें दिखता है कि लड़की की एक आंख नीली नहीं है। एलिसा किचन में लौटती है और अपनी शक की तस्दीक करती है जब उसे बॉक्स के अंदर नीले कॉन्टैक्ट लेंस मिलते हैं। उसे पेगी जोन्स का वॉलेट भी मिलता है, जिससे साफ हो जाता है कि बेसमेंट में बंधी लड़की वही वेट्रेस है जिसने रयान को कॉफी और केक दिया था। अचानक रयान पीछे से आकर उसे डराता है और कहता है कि वादा करो, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। डर से कांपती एलिसा उससे वादा कर लेती है, लेकिन जाने से पहले ही रयान उसे मारकर गिरा देता है। उसका फोन भी जमीन पर गिर जाता है। एलिसा होश में आती है तो खुद को बेसमेंट में कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। यहाँ रयान बताता है कि कैरी एन झूले से गिरी थी और मर गई थी, और पिछली लड़की भी बस एक शिकार थी जो उससे भागने की कोशिश कर रही थी। एलिसा के मन में सवाल उठता है कि फिर उसके माँ बाप को किसने मारा, लेकिन रयान इसका जवाब नहीं देता। वो कहता है कि भले ही उसकी बहन अब नहीं रही, उसे अब भी किसी की जरूरत है जो कैरी एन बने। इसीलिए वो दूसरी लड़कियों को अगवा करता है और उन्हें अपनी बहन जैसा बनाने की कोशिश करता है। अब एलिसा उसकी अगली कैरी एन होगी। इसी दौरान सारा अपनी बेटी को कॉल करती है, लेकिन जब वो फोन नहीं उठाती तो डरकर वो बिल को कॉल करती है और कहती है कि सबसे पहले रयान के घर चेक करो। रयान कैरी एन के कमरे में जाता है और एलिसा को अपनी बहन बनाने की तैयारी करता है। वो कहता है कि कैरी की मौत उसकी गलती थी और इसी वजह से उसके माँ बाप उसे सजा देते थे, लेकिन उसने उन्हें रोक दिया। उसी वक्त बिल रयान के घर पहुँचता है और उससे टाइलर वाली लड़ाई के बारे में पूछता है। जब वो एलिसा के बारे में पूछता है तो रयान झूठ बोलता है कि वो शायद बैटल ऑफ बैंड्स में होगी, लेकिन जैसे ही बिल निकलने लगता है वो कॉल करता है
और उसे हैरानी होती है कि रिंगटोन तो रयान के घर से ही आ रही है। अब रयान के पास कोई चारा नहीं बचता। वो तुरंत चाकू पकड़ लेता है और लाइट्स बंद कर देता है। बिल उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उधर एलिसा अपने पैरों को खोल लेती है, लेकिन हाथ खोलने के लिए उसे गर्म लैंप का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब बिल बेसमेंट में उतरने ही वाला होता है, रयान उसे धक्का दे देता है। बिल सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। रयान उस पर चिल्लाता है कि ये सब बहुत पहले ही रोका जा सकता था। यहाँ पता चलता है कि जब कैरी एन की मौत हुई थी, बिल वहीं मौजूद था। वो जानता था कि उसके माँ बाप नशेड़ी थे और उसने उनकी मदद की थी उसकी मौत को छुपाने में। जब बिल कहता है कि उसने रयान की हिफाजत की थी, तो रयान गुस्से में आकर उसे छुरा घोंप देता है और मार डालता है। बिल को मारने के बाद रयान एलिसा के पास आता है, लेकिन एलिसा तुरंत उस पर हमला करती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। फिर भागने की कोशिश करती है। वो सीक्रेट एंट्रेंस को वॉशिंग मशीन से रोक देती है, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। ऑफिसर बिल की लाश देखकर वो डर जाती है और गैराज की तरफ भागती है, लेकिन वहां के दरवाजे भी बंद होते हैं। वो कार में बैठती है, लेकिन रयान पहुंचकर उसे फिर पकड़ लेता है। कुछ देर बाद सारा रयान के घर पहुंचती है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगती है। रयान दरवाजा खोलता है तो सारा पूछती है कि एलिसा कहाँ है। वो कहता है कि वो यहाँ नहीं है। उसी वक्त एलिसा कार के ट्रंक से बाहर निकल जाती है और गैराज के दरवाजे का शीशा तोड़ देती है। ये देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि एलिसा घर के अंदर ही है। रयान उस चाकू मारकर उसके पेट में घोंप देता है। उधर एलिसा किसी तरह गैराज से भाग निकलती है और बेसमेंट में छुप जाती है। रयान उसे ढूंढते हुए कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसे किसी की जरूरत है जो कैरी एन बने। वो एलिसा को ढूंढ लेता है, लेकिन एलिसा तुरंत भागकर बिल की गन पकड़ लेती है। ये देखकर रयान छुप जाता है और सारी लाइट्स बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करने आता है, एलिसा उसे कई बार गोली मार देती है। वो जमीन पर गिर जाता है। एलिसा पावर वापस ऑन करती है और उसकी चाबी लेने के लिए उसके पास आती है, लेकिन अचानक रयान उठ बैठता है। खुशकिस्मती से सारा वहां पहुंच जाती है और हथौड़े से उस पर आखिरी वार करती है। उससे पूरी तरह गिरा देती है। माँ और बेटी दोनों उस घर से निकल आते हैं और अगले दिन शहर छोड़ने की तैयारी करते हैं। फिल्म का आखिरी सीन जेल में होता है, जहां रयान अपने अतीत को याद करता है, जब उसकी माँ उसे पीटती थी और उसे रयान नहीं, कैरी एन बनाकर रखती थी। यही राज खुलता है कि रयान मानसिक मरीज कैसे बना और उसने अपने माँ बाप की हत्या क्यों की, कैरी एन बनकर।